विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अंतिम वर्ष षष्ठम सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने निर्धारित किए हुए पेपर के अंतर्गत के पाठ्यक्रम में से जो है तो काव्य साहित्य में लगभग हमने भारतीय युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता आदि काव्य धाराओं को देखने के पश्चात हम जो है तो काव्य साहित्य के रचनाकारों की ओर क्या है बढ़े भी हैं। तो मित्रों, हमने इससे पूर्व आधुनिक काल के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तान के चांद को देखा। उसके पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का भी जो है तो हमने पूर्ण रूपेण जो है तो साहित्य सामग्री के साथ उनके जीवन परिचय को आपके सम्मुख रखा और हम राष्ट्रीय धारा के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय पर इस तासिका के अंतर्गत प्रकाश डालने वाले हैं। तो मित्रों, देख लीजिए ये किस प्रकार की महान विभूति है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कितना अनमोल कार्य किया हुआ है। इनके जो है तो राष्ट्रीय कवि के रूप में स्वयं महात्मा गांधी जी ने इन्हें जो है तो क्या है घोषित किया हुआ है। तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी साहित्य इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि, साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किए जाने वाले कवि, और उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। और इसी कारण महात्मा गांधी ने, मैंने कहा ना आपको कि इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी क्या है दे दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं तो मैथिली शरण गुप्त पर जारी डाक टिकट भी जो है तो क्या है वाह वाह हमें देखने के लिए मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भ के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण है, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुई है। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। तो ऐसे महान विभूति का जो है तो जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। राम स्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि ने इन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने इनका मार्गदर्शन किया और 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता का नाम से कविता रचना इन्होंने आरंभ की, या जिस दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कनकलता। ब्रज भाषा में कनकलता रचना का इन्होंने आरंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए और उनकी कविताएं खड़ी बोली में जो है तो मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। हमने देखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर कर द्विवेदी युग में जो है तो किस तरह से एक कलाकारों को खोज कर निकाला और सही रूप में जो है तो जो भारतीय हिंदुकालीन साहित्य में कार्य नहीं हुआ था वो व्याकरण सम्मत और एक सही धरातल पर लाने का भाषा को कार्य द्विवेदी जी ने क्या हुआ उनके सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों देख लीजिए, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इन्होंने यहाँ हमारे सम्मुख जो है तो बातें की हुई है, वो हमारे जो है तो क्या है, साथ ही साथ अन्य बातों को भी हम जो है तो इसमें क्या है रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि इन्होंने किस तरह से कनकलता नाम से कविता 12 वर्ष की अवस्था में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर तो रोजमर्रा का उनका जो तो लिखान कार्य शुरू हो गया और सरस्वती में वो बार बार क्या है छपता रहा। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना का भी अनुवाद किया और सन 1912 से 13 में वे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन 1916 से 17 ईस्वी सन में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए और यशोधरा सन 1932 ईस्वी सन में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल में ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 48 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया और सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्य भी है, आगरा विश्वविद्यालय से डिलीट की जो है तो उपाधि भी उन्हें जो तो सम्मान के साथ प्राप्त हुई भी है। भारत सरकार से उन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी सन में उनका अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट सम्मानित किया गया। वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए और 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से पद्म भूषण यह उन्हें जो है तो क्या है से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954 और 55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गुप्त जी ने की। सन 1963 ईस्वी सन में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन के अपूर्णीय आघात के कारण यानी उनके मन को उनके अनुज के मृत्यु का बड़ा गहरा सदमा पहुंचा और 12 सितंबर 1964 ईस्वी सन को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटकीय आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना, मानवीय उत्थान के प्रतिबिंब और भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिक केंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, चप्पे आदि छंद के ये रचनाएं 1904-05 के बीच
वैशोपकारक, कलकत्ता, वेंकटेश्वर, बंबई और मोहिनी कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी हुई कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनका रचना संसार जो तो प्रकाशित होता था। इनकी समग्र कृतियों को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, देख लीजिए इस प्रकार की इनकी जो है तो केवल आंकड़े या 19 जो है तो उनके खंड काव्य है और 2 महाकाव्य कहकर नहीं चलने वाला। इनको भी जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखना अत्यंत अनिवार्य है। और राष्ट्रीय कवि है, महत्वपूर्ण कवि है। इतना ही नहीं, जो है तो इन्होंने भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को हमारे सामने लाने का एक सफल प्रयास किया। उन्होंने कहा था, हम क्या थे, क्या हो गए, न जाने क्या होने वाले, है ना। तो उनकी जो है तो महत्वपूर्ण कृतियों से हमें अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। देख लीजिए, इन्होंने महाकाव्य लिखा, एक साकेत है, दूसरा यशोधरा है। खंड काव्य भी इन्होंने लिखा, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्ध, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध झंकार, पृथ्वी पुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग आदि इनके जो है तो क्या है खंड काव्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्होंने नाट्य साहित्य में भी अपनी कलम चलाई हुई देखने के लिए मिलती है। तो रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, वीरहिनी, वैताली का, शक्ति, सौरंध्री, स्वदेश संगीत, हिंडिम्बा, हिंदू, चंद्रहास आदि इनके नाटक है। तो गुप्त जी की समग्र साहित्य को, मौलिक तथा अनुवादित साहित्य को मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली नाम से 12 खंडों के अंतर्गत वाणी प्रकाशन दिल्ली ने क्या है जो तो प्रकाशित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलती है। और उसके अंतर्गत उनके तमाम साहित्य का क्या है समावेश हुआ हमें जो है तो देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उस पर भी मैं चलते चलते एक झांकी आप लोगों के सम्मुख डालते हुए इनके जो है तो जीवन परिचय पर क्या है प्रकाश डालने का कार्य कर रहा हूँ। गुप्त जी स्वभाव से ही क्या है लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग के राष्ट्रीय नैतिक चेतना से भी क्या है अनुप्रमाण भी था। लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल है ना, ये गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। गांधी जी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तात्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। ये जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनके जो है तो विचार वाले व्यक्ति थे, किंतु गांधी के करीब आने के कारण वो गांधीवाद से क्या है प्रभावित हुए और उनके जो है तो क्या है निकट आने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में अपने स्वयं को जो है तो क्या है लीन कर गांधी के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों का क्या है समर्थन करने का कार्य किया हुआ है। गुप्त जी की काव्य विशेषताएं अगर देखें तो पता चलता है, उसका मैं स्थूल रूप से जिक्र करते हुए उनके जीवन के जो बचे हुए पहलू है साहित्य से संबंधित उस पर भी जो है तो क्या है प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। गुप्त जी ने देख लीजिए
राष्ट्रीयता और गांधीवाद की क्या है अपने साहित्य में प्रधानता का कार्य किया। उसके बाद देख लिए गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रतिपादित किया। मैंने कहा ना, हम क्या थे, क्या हो गए, न जाने क्या हो गए। तो उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों बातों को लाया हुआ। पारिवारिक जीवन को भी यथाउचित उन्होंने महत्व दिया, ये भी जरूरी है। उसके बाद नारी मात्र को विशेष महत्व दिया। उनके देख लीजिए, उर्मिला, यशोधरा, ये जो है तो पात्र नारी पात्र है, और ये जो है तो किस तरह से महलों में रहते हुए भी अपने पति के वियोग में वहां पर क्या है जीवन यापन कर रही थी, और उनका भी उन्होंने बड़ा मार्मिक चित्रण किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो नारी पात्र को विशेष महत्व देने का कार्य उन्होंने किया। इतना ही नहीं तो प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन किया। मैंने बताया आपको, दो इनके महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य। तो क्या है, लगभग उसका आंकड़ा मैंने आप लोगों के सामने इससे पहले ही रखा, और उससे जो है तो अवगत हुए है। उन्होंने जो है तो यहाँ पे इस साहित्य सृजन के समय में जो है तो उसके आंकड़े के बारे में जब मैं बतला रहा हूँ तो पता चलता है कि लगभग 19 ग्रंथ उन्होंने क्या है लिखे हुए थे, खंड काव्य के और महाकाव्य के। साकेत और यशोधरा ये नामक जो है तो दो उनके जो है तो क्या है ग्रंथ हमारे सम्मुख आते हैं। ये कृतियां उनकी देखने के पश्चात हमें उनकी विशेषताओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आगे की विशेषता पर मैं क्या है आपको अवगत कराने का कार्य कर रहा हूं। देख, शब्द शक्ति तथा अलंकारों में सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने जो है तो काव्य को चार चांद लगाने का जो है तो क्या है कार्य किया हुआ है। और शब्द भंडार, शब्द शक्ति, अलंकार का इनका सक्षम प्रयोग कर कर मुहावरेदार भाषा में जो है तो क्या है काव्य सृजन किया हुआ है। पति वियुक्ता नारी का वर्णन, मैंने कहा आपको अभी अभी कि पति से वियुक्त रहकर, चाहे वो उर्मिला हो कि यशोधरा हो, किस तरह से जो तो राम के साथ लक्ष्मण चल दिए भाई और भावच की खिदमत में। बेचारी इधर ये जो है तो क्या है उसकी पत्नी उर्मिला महल में होते हुए भी जो है तो विरह वेदना में किस तरह से बेचैन है, उसका विवरण है। तो उधर जो है तो हमें दिखाई देता है यशोधरा गौतम बुद्ध की जो है तो पत्नी है, ये चुपके से जो है तो निकल जाते हैं सत्य की खोज में, और उनकी जो है तो स्थिति है उसका भी उन्होंने जो है तो बड़ा ही अनोखा चित्रण किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रीय तथा गांधीवाद का इनके काव्य में जो प्रधानता थी उससे हम जो है तो क्या है मुंह नहीं मोड़ सकते। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव क्या है कूट कूट कर भरे हुए थे। इसी कारण उनको सभी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से क्या है ओतप्रोत है, और वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के परम भक्त भी थे। परंतु अंधविश्वास और थोते आदर्श में उन्होंने कभी विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामनाएं क्या है करते थे। उनका भारत भारती में जो देश की वर्तमान दुर्दशा का शोक प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ जो गुणगान किया हुआ है उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत श्रेष्ठता और सदैव रहेगा का भाव इन पंक्तियों में क्या है गुंजायमान है। कैसे, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि मुनि है वो कौन, भारतवर्ष है। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि उन्होंने राष्ट्रीयता एवं गांधीवाद से संबंधित अपने विचारों को जो है तो क्या है अपने साहित्य में महत्व दिया हुआ है। तो राष्ट्रीयता से संबंधित भारत भारती के अंतर्गत का जो कुछ एक पंक्तियां आपके सम्मुख रखकर उसे जो है तो मैंने क्या है आपके सामने रखा। देखिए, गौरवमय अतीत के इतिहास
और भारतीय संस्कृति की महत्ता को इन्होंने अपने जो है तो एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता संयुक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने क्या है, प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य में वर्ण विषय बनाकर उन पात्रों को हमारे सम्मुख लाकर एक नया अभिप्राय हिंदी काव्य साहित्य में दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए मित्रों, किस प्रकार का उनका ये प्रयास है। उन्होंने इसमें जैसे जयद्रथ वध है, साकेत है, पंचवटी है ना, बकसंहार है, यशोधरा है, द्वापर है, नहुष है, जय भारत है, विष्णु प्रिया एवं रत्नावली आदि रचना इसके क्या है, गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के महत्ता को बतलाने वाले। अब देख लीजिए इनका दार्शनिकता भी इनके जो है तो साहित्य की खूबी रही हुई है। दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है, और मननशील जो है तो चिंतनशील प्रक्रिया और उनके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही यहाँ पर क्या है, दर्शन के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है तो षड दर्शन ब्रह्म जो जगत आदि का विशिष्ट चिंतन है। अतः दार्शनिक चिंतन में भी तीन मुख्य दिशाएं हैं, ब्रह्मा जो जगत। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष की अभिव्यक्ति करता हुआ हमें दिखाई देता है, और इसीलिए शायद शायद वो कर्मशीलता उनके दर्शन का केंद्र स्थान है, भावना है। साकेत में वे राम के द्वारा कहलाते हैं। क्या कहलाते, देख लीजिए उनका साकेत जो काव्य है। संदेश यह है नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। क्या है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। देख लीजिए फिर से एक बार, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही क्या है, स्वर्ग जैसी सुंदर बनाना, भूमि को सुंदर बनाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर अपने सामने रखने का क्या है, प्रयास किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने लक्ष्य जीवन के प्रत्येक प्रतिक्रिया को लोकोपकार पर बल देते हुए उसकी साधना शिवम की साधना है, अथवा वे अत्यंत उदारता से कहते हैं। क्या कहते हैं, देख लीजिए, मैं मनुष्य तो को सूरत्व की, देखिए मैं मनुष्यता को सूरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। इस प्रकार की बातें उनकी यहाँ पर आती है। रहस्यात्मकता भी हमें उनके साहित्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो वैष्णव भक्ति भाव से प्रबल थे। प्रतिदिन पूजा पाठ भजन गीत आदि पढ़ना उनका नित्य क्रम था, और गुप्त जी जीवन में ही आध्यात्मिक संस्कार के बीज के रूप में क्या है, जो है तो अंकुरित होकर उभरे हुए थे, और राम भक्ति के रूप में वो क्या है, वट वृक्ष के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। और जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम का सीमित मानने का आग्रह चढ़ रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकारा, और पुकार की वो किस प्रकार की है, देख लीजिए। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। इस प्रकार उनकी जो है तो क्या है, बातें देखने के लिए मिलती है। तो उसके आगे की जो उनकी खूबी है, विशेषता है, वो नारी मात्रा की महत्ता का प्रतिपादन है। और उनकी पंक्तियां दो तो बड़ी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि जिसने भी हिंदी साहित्य का अध्ययन किया वो इन पंक्तियों से अछूता न रहा। नारियों की दुरावस्था तथा दुखी और दीनीय और असहनीय सहयोग की पीड़ा को उन्होंने हृदय के करुण भाव में क्या है, भर दिया है।
यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं पीड़िता के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारी की दशा को व्यक्त करते हुए उनकी ये पंक्तियां पाठक के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है। देख लीजिए पंक्तियां किस प्रकार की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर जो है तो उनकी ढेर सारी बातें देखी। उसके पश्चात पतिव्युक्ता नारी का जो है तो वर्णन मैंने आपको उर्मिला साकेत महाकाव्य से और यशोधरा को यशोधरा काव्य में जो है तो क्या है, और विष्णुप्रिया खंड काव्य में जो है तो क्या है देख सकते हैं। और इन तीनों के विष्णुप्रिया, यशोधरा और उर्मिला, इन काव्यों के माध्यम से सर्वाधिक मर्मस्पर्शी उन्होंने जो है तो पतिव्युक्ता नारी का वो जो वर्णन किया हुआ है वो हृदय को दहलाने वाला है। गुप्त जी की तीनों विरहनी नायिकाएं विरह ताप में तपती है, और गुप्त जी की तीनों विरहनी नायिका अपने अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, वरना कुंदन की तरह उज्जवल बनाना चाहती है। तो गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रधान पात्र के रूप में इस प्रकार जो है तो क्या है, इनका भी जो है तो चित्रण किया हुआ देखने के लिए मिलता है। और अंतिम जो है तो विशेषता प्रकृति वर्णन का था, वो भी मैं आप लोगों के समूह रखता चलूं। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी में सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारिक चित्र है। उनकी निम्न पंक्तियां आज की कविता प्रेमियों के मानस पटल पर क्या है सजीव है। कुछ एक पंक्तियां मैं यहाँ पर रखता हूँ, बहुत बड़े जो है तो प्रकृति वर्णन से संबंधित इनके खंड काव्य के अंतर्गत वर्णन है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। तो इस प्रकार इन्होंने जो तो प्रकृति चित्रण भी हमारे सामने रखा हुआ है। और अंततः हम मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य भाषा से शैली से संबंधित कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखते हुए इनके जीवन परिचय को विराम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए, मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी भूली है, इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा भले तत्सम है, इसमें साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है, भारत भारती की भाषा में खड़ी भूली की खड़खड़ाहट है, किंतु आप देखें तो पता चलता है कि गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती हुई गई। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा हुआ हमें जो तो देखने के लिए मिलता है। इससे प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है। भाव व्यंजना को भी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा दिया है। संस्कृत के साथ ही साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी गहरा प्रभाव है। उनकी काव्य भाषा तथा कला पक्ष दोनों ही क्या है कि दृष्टि से क्या है ये साहित्य सफल है। और विद्यार्थी मित्रों, मुझे लगता है कि आज के तासिका के अंतर्गत हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत से जो काव्य साहित्य चल रहा था, उस काव्य साहित्य के जो है तो अंतर्गत से प्रतिनिधिक कवि और रचनाकारों का जो है तो क्या है हम यहाँ पर कार्य देख रहे थे। तो उसमें हमने सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखा, उसके पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी को देखा। अब हमने आज के तासिका के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त को जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है आज के लिए ये कार्य जो है हमारा बहुत हो गया, हम यहाँ पर रुकने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।